हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं कमलेश कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल KRC, जहां सिलेक्शन एक जीत है। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग फिर से आप लोग के लिए लेकर आए हैं एडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट 3, जो 2024 में जो बीपीएससी के जितने भी एग्जाम्स होने वाले हैं, चाहे वो CDS हो या बिहार शिक्षक हो या बीपीएससी पीटी जो मेन एग्जाम होता है बीपीएससी का, या जितने भी स्टेट PCS के एग्जाम होने वाले हैं, चाहे दरोगा SSC भी हो, सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ये प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज तीसरा दिन है, तो आज प्रैक्टिस सेट 3 होगा। डेली एक एक प्रैक्टिस सेट हो रहा है, तो इसका जो है डिस्क्रिप्शन लिंक में 1 और 2 जो प्रैक्टिस सेट है उसका लिंक दिया रहेगा, आप लोग वहां भी जाके देख सकते हैं। और इसका एक प्लेलिस्ट बना हुआ है बीपीएससी पीटी एग्जाम के नाम से, तो आप लोग उसी में जाकर ये प्रैक्टिस सेट देख सकते हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सहायक संधि की विशेषता नहीं है? ये दो क्वेश्चन थोड़ा सा ये हो गया, ब्लर हो गया है, इसके लिए सॉरी। निम्नलिखित में से कौन सहायक संधि की विशेषता नहीं है? इसमें नहीं पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, देशी रियासतों की आंतरिक शासन कंपनी के अधीन होगी, ये जो है बिल्कुल गलत है, ये नहीं है। बाद बाकी फर्स्ट में ए सही है, सी सही है और डी सही है। तो मैं सही वाला बता दे रहा हूँ, जो सहायक संधि से रिलेटेड क्वेश्चन थे वो क्या क्या जरूरी थे। देशी रियासतों की एक ब्रिटिश रेजिमेंट रखना होता था, ये सही है। देशी रियासतों की विदेश नीति कंपनी के अधीन होगी, ये भी सही है। और कंपनी की सेना का खर्च रियासत उठाएगी, ये भी सही था। सहायक संधि की ये विशेषता थी, लेकिन बी नंबर जो है वो बिल्कुल गलत है, ये विशेषता नहीं थी। तब यहाँ क्वेश्चन उठता है कि सहायक संधि का जन्मदाता किसे कहते हैं? तो सहायक संधि किस गवर्नर जनरल से था, पहले ये जान लेते हैं। तो सहायक संधि से संबंधित जो गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड वेलेस्ली था। कौन था? लॉर्ड वेलेस्ली। लेकिन लॉर्ड वेलेस्ली से पहले भी, इससे पहले जो था वो फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने इसका प्रयोग किया था, ठीक है। सहायक संधि का सबसे पहली बार प्रयोग जो है वो कौन किया था? तो डुप्ले ने किया था, ठीक है। वो फ्रांस का गवर्नर था। अब आगे बढ़ते हैं कि ये जो है सहायक संधि सबसे पहले जो है हैदराबाद ने किया था 1798 में, ठीक है। किसने किया था? हैदराबाद। उसके बाद जो था मैसूर था, ठीक है, मैसूर। उसके बाद तंजौर। उसके बाद जो था पेशवा। इस तरह से सहायक संधि का जो है ये सिलसिला जारी रहा। और चौथा मैं ये जो है मैसूर में जो हुआ, तो चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, ठीक है। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1799 में, ठीक है, 1799 में। और उस समय जो है टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। तो इस तरह से जो है मैसूर भी सहायक संधि का शिकार हुआ। लेकिन इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसने सहायक संधि स्वीकार नहीं किया था? तो ये याद रखेंगे, इंदौर के होलकर ने सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया था। ये हमेशा ऑप्शन में रहेगा। कौन नहीं किया था? तो इंदौर के होलकर, ठीक है, होलकर ने नहीं किया था, ये इसमें नहीं शामिल था, ठीक है, होलकर ने। तो चलिए नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्न में से किस समाचार पत्र पर वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट की कार्यवाही की गई? ठीक है, निम्न में से किस समाचार पत्र पर वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट की कार्यवाही की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत मिहिर। ऑप्शन बी होगा बिल्कुल सही, भारत मिहिर। और इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन और जान लेते हैं कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का जो है समर्थन किया था वो पायनियर अखबार ने 1878 में, ठीक है। 1878 में पायनियर अखबार ने जो है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का समर्थन किया था। और उसके बाद जो है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 जो हुआ था, इसमें उस समय जो गवर्नर जनरल थे लिटन थे, ठीक है। लिटन ने भारतीय समाचार पत्र पर जो है प्रतिबंध लगा दिया था। ये भी याद रखेंगे, बहुत अच्छा, ये इंपॉर्टेंट तथ्य है, तो इसको याद रखेंगे। लिटन ने भारतीय समाचार पत्र पर जो है प्रतिबंध लगा दिया था 1878 में। और पायनियर अखबार ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का जो है वो समर्थन किया था, तो ये याद रखेंगे। नेक्स्ट है अगला पॉइंट जो है तीसरा नंबर, इंडिपेंडेंट नामक समाचार पत्र किनके द्वारा प्रकाशित किया गया था? ठीक है, इंडिपेंडेंट नामक जो है समाचार पत्र किसके द्वारा जो है प्रतिपादित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा मोतीलाल नेहरू। बिल्कुल सही है, मोतीलाल नेहरू, ठीक है, मोतीलाल नेहरू ने इसका प्रतिपादन किया था। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। बाल हत्या प्रथा
किस प्रेसिडेंसी में अधिक थी? बाल हत्या प्रथा किस प्रेसिडेंसी में सबसे अधिक थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिल्कुल सही है, बंगाल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रेशमी रुमाल षड्यंत्र किससे संबंधित है? वीवीआई क्वेश्चन है ये। रेशमी रुमाल षड्यंत्र किससे संबंधित है? तो मौलवी उबैदुल्ला सिंधी से। ठीक है, मौलवी उबैदुल्ला सिंधी से ये संबंधित है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। असहयोग आंदोलन के लिए प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया गया था? वीवीआई क्वेश्चन है। असहयोग आंदोलन के लिए प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित किया गया था? तो 6 का आंसर जो हो जाएगा नागपुर अधिवेशन। ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा, नागपुर अधिवेशन 1920। तो असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 1 अगस्त। ठीक है, 1 अगस्त 1920 को। ये ध्यान रखेंगे, डेट जरूर याद रखना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में कौन पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है? सही नहीं है, ये ध्यान रखना है, नहीं पूछ रहा है। तो 7 का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। यह एक बंद तंत्र होता है, यह जो है बिल्कुल गलत है। बाद बाकी ये तीनों सही है। ठीक है, ये गलत है। तो पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में जो सही है उसको देख लेते हैं। इसकी अपनी उत्पादकता होती है, यह एक प्राकृतिक संसाधन तंत्र होता है, यह एक कार्यशील इकाई होता है। ये तीनों सही है। ठीक है, तो इस तरह से आप सही वाले को जरूर पढ़िएगा, याद कीजिएगा, क्योंकि आजकल के क्वेश्चन में जो है ना ऐसे ही तथ्य देकर जो है इनमें से कौन सही है, नंबर ए, नंबर बी, नंबर सी करके ऐसे ऑप्शन दिया रहता है। ठीक है, कथन निष्कर्ष में तो आपको सारे ऑप्शन जरूर देखने हैं। निम्नलिखित में कौन प्रसिद्ध जैविक हॉट स्पॉट है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट। ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा, पश्चिमी घाट। ठीक है, 8 का आंसर पश्चिमी घाट होगा। और यहाँ सुंदरवन से रिलेटेड देख लेते तो सुंदरवन जो है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा जो है वो सुंदरवन है, सबसे बड़ा डेल्टा है। ठीक है, और दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान जो है, थार के बारे में देख लेते हैं। थार जो है दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। ठीक है, सबसे बड़ा रेगिस्तान रेगिस्तान है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा जैविक हॉट स्पॉट वो हो जाएगा पश्चिमी घाट। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ। किस चक्र के संचालन में सौर विकिरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जल चक्र। ऑप्शन बी, जल चक्र। गौतम बुद्ध ने संघ में भिक्षुणी या स्त्री के प्रवेश की अनुमति कहाँ दी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिल्कुल सही है, वैशाली में दिया था। ठीक है, वैशाली में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला पॉइंट है, थोड़ा सा बौद्ध धर्म के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि बौद्ध धर्म जो था ये गौतम बुद्ध के बारे में। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता थी, ये याद रखना है, पुनर्जन्म की मान्यता थी। पुनर्जन्म की मान्यता थी। ऐसे मैं लिखूंगा नहीं, आप लोग सुन लीजिए। और सर्वाधिक उपदेश जो था वो श्रावस्ती में दिया गया था। सर्वाधिक उपदेश, ठीक है, सर्वाधिक उपदेश उपदेश तो जो था वो श्रावस्ती में था। उसके बाद जो है प्रथम उपदेश जो दिया गया था, प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया गया था, जिसे धर्मचक्र परिवर्तन करते हैं। ये ध्यान से सुनते जाइए अपना। गृह त्याग उन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में किया था, जिसको हम लोग महाभिनिष्क्रमण करते हैं, और इसका प्रतीक घोड़ा होता है। जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, 563 ईसा पूर्व में जन्म हुआ था। ठीक है, और 483 ईस्वी ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो गई थी। ये जन्म था, ये मृत्यु था। ठीक है, इस तरह से आप लोग याद करेंगे। और मृत्यु जो है वो 80 वर्ष की अवस्था में हुई थी, जिसे हम महापरिनिर्वाण कहते हैं। तो इससे रिलेटेड लगभग लगभग क्वेश्चन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ। भारत किस क्षेत्र में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? भारत के किस क्षेत्र में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? तो वो हो जाएगा मरुस्थलीय क्षेत्र में। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा, मरुस्थलीय क्षेत्र में। नेक्स्ट है, 3 जनवरी को उपसौर की घटना होती है, उस दिन क्या होता है? ठीक है, तो 3 जनवरी को उपसौर की घटना होती है। उस दिन जो है पृथ्वी सूर्य की दूरी सबसे न्यूनतम होती है, मतलब सबसे नजदीक होता है। ठीक है, और 4 जनवरी को 4 जुलाई को जो होता है अपसौर की घटना होती है। क्या होती है? अपसौर की घटना। ये भी याद रखेंगे, अपसौर। इस दिन जो होता है सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी जो होती है सबसे अधिक हो जाती है। ठीक है, सबसे अधिक। आगे बढ़ते हैं, कौन सी भूकंप तरंगे सबसे अधिक विनाशकारी होती है?
कौन सी भूकंप तरंगे सबसे अधिक विनाशकारी होती है? तो 13 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, एल तरंगे। ठीक है, इसकी खोज जो है एच डी लव ने किया था, एच डी लव ने किया था, इसलिए इसका नाम जो है एल तरंगे रखा गया है। अगला पॉइंट है, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित है? ठीक है, सही सुमेलित खोजना है तो ये ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। ठीक है, मैगी नॉट रेखा जर्मनी एवं फ्रांस के बीच है, बाद बाकी ये गलत है तीनों। तो ठीक है, ये भी गलत, ये भी गलत और ये भी गलत। तो रेड क्लिफ जो रेखा है ये सॉरी, भारत और पाकिस्तान के बीच है। ठीक है ना, भारत प्लस पाक के बीच है। डुरंड रेखा जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। ठीक है, पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच डुरंड रेखा है। और हिंडनबर्ग रेखा जो है, हिंडनबर्ग रेखा, हिंडनबर्ग रेखा जो है, आप लोग बताइए कि इसका आंसर क्या होगा? हिंडनबर्ग रेखा, ठीक है, किसके किसके बीच है ये आप लोग बताएंगे। मैंने तो तीनों बता दिया, अब आप लोग इसका आंसर बताएंगे, हिंडनबर्ग रेखा किसके किसके बीच है। ऐसे इसमें ऑप्शन में दोनों नहीं है, तो आप लोग ध्यान से याद रखिएगा, ना फ्रांस है ना बेल्जियम है। तो इसका आंसर सही सही जो लोग बताएगा, मैं समझूंगा कि वो लोग अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे हैं। अगला पॉइंट है, निम्नलिखित में कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है? ठीक है, तो 15 का आंसर जो हो जाएगा, एंडीज पर्वत जो है सबसे लंबी श्रृंखला है, और ये दक्षिण अमेरिका में स्थित है, जिसका सर्वाधिक विस्तार जो है स्विट्जरलैंड जो है, सॉरी स्विट्जरलैंड नहीं, दक्षिण अमेरिका में स्थित है। ठीक है, दक्षिण अमेरिका में, आप लोग इसको ध्यान से याद रखिएगा कि पश्चिमी तट पर इसका सर्वाधिक विस्तार है, और ये एक बलित पर्वत का उदाहरण है। इसमें ऐसे चारों ऑप्शन जो है वो बलित पर्वत के उदाहरण है, आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अगला पॉइंट है 16 नंबर क्वेश्चन, किस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया था? तो 16 का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है, भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस योजना के आधार पर संविधान सभा का गठन किया गया था? तो संविधान सभा का गठन जो हुआ था कैबिनेट मिशन योजना के तहत 1946 में। ठीक है, 1946 में, और इसमें जो है 3 सदस्य थे। ठीक, 3 सदस्य थे, पैथिक, लॉरेंस एवं अलेक्जेंडर। ठीक है, तीनों अंग्रेज थे, इसलिए इसका विरोध किया गया था। अगला पॉइंट है, अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा कब की गई थी? तो 18 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 24 अगस्त 1946 को। नेक्स्ट है 19 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो इसमें देखना है कौन सा सही है। कथन है, जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो तो संसद को संबंधित राज्य के लिए राज्य सूची पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। ये बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति शासन के उपरांत भी संसद द्वारा बनाया गया कानून प्रभावी रहता है, तो ये भी सही है। ठीक है, तो 19 का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। ठीक, नेक्स्ट है 20 नंबर क्वेश्चन, अनुच्छेद 54 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो 20 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, राष्ट्रपति के निर्वाचन से। ठीक है, राष्ट्रपति के निर्वाचन से। राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 54 के तहत होता है। अनुच्छेद 52 में जो है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ध्यान से सुनते जाइएगा, इसको लिखूंगा नहीं। और अनुच्छेद 53 में जो है कार्यपालिका शक्ति जो है वो राष्ट्रपति में निहित रहती है। ठीक है, राष्ट्रपति में निहित रहती है। उसके बाद 55 में जो है उसके कार्य, ये मतलब कि राष्ट्रपति बनने के लिए जो है बताया गया कि उसमें क्या क्या होना जरूरी है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है। उसके बाद जो है 56 में उसकी राष्ट्रपति की पदावधि है। ठीक है, 56 के 1 में राष्ट्रपति की पदावधि है, 5 वर्ष का होता है, ये ध्यान रखेंगे, 5 वर्ष का। और ये राष्ट्रपति का जो शपथ है ये जो है अनुच्छेद जो है 60 में है। ठीक है, अनुच्छेद 60 में जो है राष्ट्रपति के शपथ के बारे में बताया गया। और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति जो है, निर्वाचन की रीति जो है वो 66 के 1 में है। ठीक है, उपराष्ट्रपति की निर्वाचन की रीति अनुच्छेद 66 के 1 में है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्न कथनों में से कौन गलत है? गलत चुनना है। ठीक है, तो 21 का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों के वेतन भत्ता राज्य संचित निधि से दिया जाता है, जबकि पेंशन भारत के संचित निधि से दिया जाता है। ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, ये गलत है। बाद बाकी ये जो है अब सही पढ़ देते हैं, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य एवं अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा होती है, बिल्कुल सही है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य
को पुनः नियुक्त नहीं किया जा सकता, ये भी सही है। और उसके बाद देखते हैं राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य एवं अध्यक्ष को उसके पद से हटाने की शक्ति जो है राज्यपाल के पास नहीं है, ये भी सही है। ठीक है, नेक्स्ट है 22 नंबर क्वेश्चन, वित्त आयोग के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो 22 का आंसर जो होगा बी होगा। पहले हम इसको देख लेते हैं। वित्त आयोग एक अध्यक्ष और पद पर 2 सदस्य होते हैं, बिल्कुल गलत है ये। इनका कार्यकाल राष्ट्रपति के आदेश के तहत तय होता है, बिल्कुल सही है। इनकी पुनर्नियुक्ति नहीं हो सकती है, हो सकती है भाई, तो ये भी गलत है। ठीक है, तो इसमें जो है 1 और 3 गलत है, 2 सही है। ठीक, तो इसका आंसर बी होगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन आरबीआई की मौद्रिक नीति के मात्रात्मक उपकरण है। तो 23 का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। 1 और 2 और 3 वैधानिक तरलता अनुपात, नगद आरक्षित अनुपात, खुले बाजार की क्रिया, ये तीनों आंसर सही है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही है। 24 नंबर क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो 24 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देना। ठीक है, खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देना। 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी समिति एफआरबीएम अधिनियम से संबंधित है। तो 25 का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, एनके सिंह समिति। ठीक है, एनके सिंह समिति। 26 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा संस्थान न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में भारत सरकार को सिफारिश करता है। तो 26 का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। ठीक है, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। सीता अध्यक्ष का संबंध था, सीता अध्यक्ष का संबंध किससे था। तो इसका आंसर हो जाएगा भूमि कर विभाग से। ठीक है, भूमि कर विभाग से। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, कश्मीर के क्षेत्रीय इतिहास का सजीव वर्णन कहाँ मिलता है। तो ये राजतरंगिणी, कलहन के राजतरंगिणी, कलहन इसके लेखक थे और कलहन जो थे वो श्री हर्ष के दरबार में रहते थे। ठीक है, अगला पॉइंट है, सिजदा एवं पैबोस प्रथा की शुरुआत निम्नलिखित में से किसने किया था। तो ये बलबन ने किया था। ठीक है, बलबन ने सिजदा एवं पैबोस की प्रथा शुरुआत की थी। ठीक है, और इसी ने लौह एवं रक्त की नीति भी अपनाई थी, लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी, और ये गुलाम वंश से संबंधित था। ठीक है, अगला पॉइंट है 30 नंबर क्वेश्चन, उतबी कौन था। तो उतबी कौन था, तो ये एक इतिहासकार था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, उतबी जो था मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था। शेरशाह के बारे में कथन असत्य कौन सा, ये देखना है। ठीक है, तो 31 का आंसर सी हो जाएगा। शेरशाह का मकबरा दिल्ली में है, जो कि बिल्कुल गलत है। ये कहाँ है, सासाराम में है। बाद बाकी शेरशाह के बारे में जो कथन सही है उसको देख लीजिए। शेरशाह ने बिलग्राम युद्ध विजय के बाद द्वितीय अफगान राज स्थापना दिल्ली पर किया, बिल्कुल सही है। शेरशाह ने उपज का 1/3 भाग के रूप में निर्धारित किया था, सही है। शेरशाह के द्वारा भूमि की पैमाइश हेतु सन की डंडी सिकंदरी गज का प्रयोग होता था, बिल्कुल सही है। तो शेरशाह के बारे में कथन जो असत्य है ऑप्शन सी होगा इसका आंसर, बाद बाकी सही था। किस प्रसिद्ध शासक के द्वारा अमुक्त माल्याद लिखी गई है। तो ये लिखा गया है कृष्णदेवराय के। ठीक है, कृष्णदेवराय के द्वारा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही। अगला पॉइंट है, दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में सर्वाधिक समय तक शासन निम्नलिखित में से किसने किया था। तो 33 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बहलोल लोदी। ठीक है, बहलोल लोदी। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ केंद्रक में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो केंद्रक में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला जो पदार्थ है वो 34 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी प्रोटीन। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होती है। ठीक है, तो 35 का आंसर जो होगा ये ऑप्शन ए हो जाएगा, ग्रेना में संपन्न होती है। ठीक है, ग्रेना में। हेलोफाइट्स क्या होता है। हेलोफाइट्स जो होते हैं लौनों वाली चट्टानों पर उगते हैं। ये 36 का आंसर जो हो जाएगा, वे पौधे जो लौनों वाली मिट्टी में उगते हैं वो हो जाएगा हेलोफाइट्स। ठीक है, निम्न में से कौन सा टेस्ट एड्स के लिए किया जाता है। तो एड्स के लिए जो है एलिशा भी किया जाता है, उसके बाद जो है पीसीआर भी किया जाता है, और उसके बाद CD4 भी किया जाता है। ठीक है, तो 1 3 4 इसका सही होगा, ऑप्शन डी। ठीक है, 1 3 4 पीसीआर, CD4 और एलिसा टेस्ट जो होता है वो एड्स के लिए किया जाता है। 38 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा रुधिर वर्ग के लिए रुधिर प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी नहीं होता है। कौन सा रुधिर वर्ग के रुधिर प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी नहीं होता है। ठीक है, तो कोई एंटीबॉडी नहीं होता है, वो ए बी में नहीं होता है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अगला पॉइंट है, ट्रिपल वैक्सीन डीपीटी कौन सा एक नहीं है डीपीटी।
डिप्थीरिया, टिटनेस और काली खांसी, पर्टूसिस होता है। ठीक है, ये 1 2 3 होगा, बाद बाकी ये नहीं होगा, तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। 39 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी होगा। ठीक है, अगला पॉइंट है, अल्फा कण का द्रव्यमान हीलियम के एक अणु के द्रव्यमान के बराबर होते हैं, इसके आवेश किसके बराबर होते हैं? तो 40 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2 प्रोटॉन के बराबर। ठीक है, 2 प्रोटॉन के बराबर। न्यूट्रॉन के किस गतिकी नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है? तो बल का व्यंजक न्यूटन के दूसरे गति नियम से प्राप्त होता है, और बल की परिभाषा न्यूटन के प्रथम गति नियम से प्राप्त होता है। ठीक है, और तृतीय गति नियम के अनुसार जो है रॉकेट उड़ता है, ये भी याद रखना है आपको। सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन आदि पदार्थों की प्रतिरोधकता ताप बढ़ने पर क्या होती है? तो 42 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, घट जाती है। VVI क्वेश्चन है, ध्यान से याद रखेंगे। सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन आदि पदार्थों की प्रतिरोधकता जो है ताप बढ़ाने पर क्या होती है? तो वो घटती है। अगला पॉइंट है, निम्न में से किस तत्व का सर्वाधिक समस्थानिक होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पोलोनियम। ठीक है, पोलोनियम के 27 समस्थानिक है। ठीक है, 27, ये याद रखना है, 27 समस्थानिक है। 44 नंबर क्वेश्चन, हाइड्रोजन के जलने से क्या बनेगा? तो हाइड्रोजन के जलने से जो है वो पानी बनेगा, आप लोग जानते हैं। ग्रेफिन जो होता है, ग्रेफिन क्या होता है? ग्रेफिन जो है कार्बन का नैनो प्रतिरूप होता है। बी आंसर सही होगा। अगला पॉइंट है, विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? तो 46 का आंसर हो जाएगा डी, 14 जून को। ठीक है, 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। प्लाज्मा अनुसंधान जो है गांधीनगर, बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान जो है वो पणजी में है। उसके बाद केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान जो है वो मैसूर में है, और भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान जो है वो दिल्ली में है। तो इस तरह से 47 का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, 1 4 2 3। ठीक है, अगला पॉइंट है, पंचरात्र का संबंध किस धर्म से है? ठीक है, पंचरात्र का संबंध जो है वो वैष्णव धर्म से। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। एकमात्र भारतीय जिसने रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था, उसका नाम क्या है? तो ये हो जाएगा वेंकट रमन रामकृष्णन। ठीक है, वेंकट रमन रामकृष्णन। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट लेफ्टिनेंट शिवांगी स्वरूप बनी, वो किस राज्य की रहने वाली है? तो शिवांगी जो है वो बिहार की रहने वाली है। VVI क्वेश्चन है बिहार से रिलेटेड, तो आप लोग इसे जरूर याद रखेंगे। भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट लेफ्टिनेंट शिवांगी स्वरूप, ठीक है, जो बिहार की रहने वाली है। तो ये था आज का सेशन दोस्तों, आप लोगों को ये सेशन कैसा लगा जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना ना भूले, और कमेंट भी करें। अगर इसमें कुछ और इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो आप लोग बताएं। ऐसे तो मैं थोड़ा बहुत कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताता हूँ, अगर कहीं बोलने में भूल चूक हो जाए तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। कभी कभी होता है कि बोलना कुछ और चाहिए लेकिन वो माइंड में सेट होके दूसरा चीज निकल जाता है, तो इसके लिए क्षमा चाहूंगा। लेकिन मैं कोशिश पूरा करूंगा कि आपका जो आंसर हो सटीक हो और सही मैं बताऊं। तो आप लोग बताएं कि अगर इसमें और कुछ क्वेश्चन चाहते हैं, जैसे कि एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताना उससे रिलेटेड, तो मैं बताने के लिए तैयार हूँ, लेकिन टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा, इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। अगर आप लोग ऐसा कहेंगे तो मैं चारों ऑप्शन का भी डिटेलिंग करूँगा। ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। धन्यवाद दोस्तों।